जो लोग वाकई कोविड से मुतासिर है और हमें ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव भी हैं, लेकिन डर की वजह से वो लोग जा नहीं रहे कि वहाँ जाना ऐसा है जैसे मौत के मुंह में जाना। ना वक्त पर पानी मिलता है, ना वक्त पर उनको जो है दवाएं मिलती हैं और ना ऑक्सीजन मिलती है। ऐसे हालात के अंदर वो ये महसूस करते हैं कि हम तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे और हमारा पूरा घर जो है इन्हें उठा करके क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, यानी बेघर कर दिया जाएगा। ऐसे हालात के अंदर हमारा शहर अभी बहुत पीक है, यानी हमें डर है इस बात का कि ऐसे लोग जो वाकई कोरोना से मुतासिर हैं लेकिन छोटी तकलीफ़ की वजह से डर रहे हैं और बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, यानी मरने के लिए आदमी तैयार है, लेकिन इलाज और मुआवजे की लाइन से जो तकलीफ़ें और कॉरपोरेशन की जो कोताहियाँ हैं उसकी वजह से वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और हमारा शहर इस वक्त इस तरह के हालात से दो चार है कि अगर शहर के लोगों ने आज भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हो सकते। जिस दिन पॉजिटिव केसेस पाए गए उस दिन से ले कर के हॉस्पिटल चालू कराने तक, जीवन हॉस्पिटल कहो, मंसूरा कहो और फरहान हॉस्पिटल कहो, ये सारी जो है हॉस्पिटल हमने भाग दौड़ करके चालू किए। हमारे साथ मेरे बाजू में एजाज बेग बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल पर हम दोनों दीवानों की तरह सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ते रहे। आप कहो कारपोरेशन कहो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार कहो, प्रांत कहो, और जिनको कोऑर्डिनेटर करके पंकज आशिया साहब को भेजा गया, मुसलसल हम लोग मीटिंग करते रहे। हमने डॉक्टर सईद फरानी साहब को भी वो फ़ोन करके बुलाया कि ये मेडिकल फील्ड है, हमें नहीं पता है क्या बात करनी चाहिए, क्या डिमांड करनी चाहिए। इस सिलसिले में डॉक्टर सईद फरानी साहब को हमने बुलाया, अपने साथ लेकर के गए और उन्होंने पूरी दियानतदारी के साथ मेहनत की कोशिश की। दुख के साथ हम ये कहेंगे कि अगर कारपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की होती और जिस जगह पॉजिटिव मरीज़ पाया जाता है फ़ौरन उनके घर पर और आजू बाजू में कुछ दूर तक अगर फुहारनी की जाती तो आसपास में और मरीज़ नहीं मिलते। लेकिन कारपोरेशन ने ना इलाज व मुआवजे की ज़िम्मेदारी पूरी की, ना साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी पूरी की और ना सैनिटाइजिंग को लेकर के उसने ज़िम्मेदारी पूरी की। आज भी पूरा शहर सैनिटाइजिंग का मोहताज है, पूरे शहर के अंदर सैनिटाइजिंग होना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, कमिश्नर को हटा करके नया कमिश्नर नियुक्त किया गया और उस कमिश्नर ने आ करके कारपोरेशन के लोगों को देखा कि ये काम नहीं कर रहे हैं तो 30 कर्मचारियों के खिलाफ, ऑफिसरों के खिलाफ उसने किला पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाई। कारपोरेशन के जिम्मेदारान को, कमिश्नर को कहो, मेयर को कहो, जिस वक्त पहली मीटिंग हुई थी उस वक्त हमने डॉक्टर खालिद परवेज़ ने, एजाज बेग ने, मुस्तकिम डिग्निटी ने, मैंने बराह रास्त तो खुद ये बात कही थी कि जितने कारपोरेटर हजरात हैं आप उनकी मीटिंग ले, उनको एतमाद में ले, उनको जिम्मेदारियां दे। वार्ड में हर कारपोरेटर का अपना एक हलका होता है, उसके मानने वाले लोग होते हैं, उसके अपने वर्कर होते हैं, उनकी टीम होती है। लोग कहीं ना कहीं छोटे बड़े कामों के लिए उनसे जुड़ते हैं। अगर कारपोरेटरों को हम जिम्मेदारी वार्ड की देंगे और वार्ड में रहते हुए अगर वो लोगों को एतमाद दिलाएंगे तो बीमार निकल करके आएंगे और कारपोरेशन जो काम करना चाहती है उस सिलसिले में हमें काफ़ी मददगार लोग मिल जाएंगे। लेकिन कारपोरेशन के जिम्मेदारान ने कारपोरेटरों की कोई मीटिंग नहीं ली। बार बार कहने के बाद आखिरी दर्जे के अंदर जब मामला हाथ से निकल चुका और डॉक्टर हजरात ये कहने लगे कि अब तो पूरे शहर के अंदर कोरोना फैल चुका है, उस वक्त जा कर के इनकी आँख खुली और इन्होंने कारपोरेटरों की मीटिंग ली। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कारपोरेटरों की मीटिंग में जो बातें तय हुई थी किसी बात पर भी अमल नहीं हुआ। बात कैसी है, दबाव बनाने के लिए मिनिस्टर, वज़ीर आला, वज़ीर दादा भूसे साहब हों या एक आमदार होने की हैसियत से हम दोनों ने बहुत मेहनत की। लेकिन कारपोरेशन में जो क्लास 1 ऑफिसरों से लेकर के क्लास 4 तक और इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हजरात हैं, इन लोगों को काम करना नहीं था। इन्होंने गैर ऐलान शुदा इन्होंने हड़ताल की और पूरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के अलावा कोई रहता नहीं था। ये सारी शिकायतें हमने ऊपर मिनिस्टरों तक पहुंचाई हैं। यही वजह है कि कारपोरेशन ने नए कमिश्नर ने आने के बाद 30 लोगों के खिलाफ उसने केस दर्ज करवाए।
मालेगांव के लिए पहली नंबर पर तो हमने ये डिमांड किया था, और सरकार की या कारपोरेशन के किसी ताउन के बगैर डॉक्टर सईद अहमद फरानी और हमने डॉक्टरों की मीटिंग लेकर के अपने एरिए में, यानी जूना फारान कहो, नूर हॉस्पिटल कहो, और शिफा है, स्वात है, यशफीन है, और डॉक्टर हामिद इकबाल का दवाखाना, ये हमने अपने बलबूते पर चालू करवाया था। हॉस्पिटल चालू करवाने के बाद एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मालेगांव के लोगों को इलाज और मुआवजे की सहूलत मिले, हमने 20 लोगों की एक हेल्पलाइन सर्विस तरतीब दी थी कि जिन जिन लोगों को रेगुलर दवाएं लगती हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनको घर घर दवाएं पहुंचा करके देंगे। हत्ता कि हमने बाकायदा 2 आदमी भेज करके धुलिये से और नासिक से दवाएं मंगवाई, जो दवाएं मालेगांव में नहीं मिलती थी, हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। केंद्र सरकार को हो या रियासती सरकार को हो, हमने केसरी कार्ड पर अनाज मिलना चाहिए, 1 महीना पहले हमने इस बात की डिमांड की थी, और 1 मई से उस सिलसिले के अंदर कुछ पेशरफ्त हुई और लोगों को अनाज मिलना शुरू हुआ। एक बात तो ये है, हमारा ये शहर मुस्लिम अक्सरियती शहर है, हमारा ये शहर पावरलूम मज़दूरों का शहर है, टेक्सटाइल के अलावा यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। हमने इस बात का जो है सरकार से मुतालबा किया है कि जितने कारखानेदार हैं जो डबल मजदूरी पर काम करते हैं, पर लूम जो है उनको 20-20 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। एक डिमांड तो हमारी ये है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो भी कारखानेदार हैं, जब सरकार की तरफ से उनको रियायत और सहूलत मिले तो वो अपने मज़दूरों को संभालें, जो भी खोटी है वो उनको मिलना चाहिए। और उसी के साथ हमारी तीसरी कोशिश ये है कि मालेगांव में जो लोग सरकारी हॉस्पिटल से कहो या प्राइवेट हॉस्पिटल से कहो उनको इलाज और मुआवजे की सहूलत नहीं मिली है, हर्जाने के तौर पर सरकार उनको 10-10 लाख रुपये देवे। मैं मालेगांव की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि आज मुल्क में शहर के हालात हाथ से बाहर हो गए और अब भी हम लोगों में संजीदगी नहीं है। हम लोगों के सामने 2 मुसीबतें हैं, एक मुसीबत छोटी है, एक मुसीबत बड़ी है। बड़ी मुसीबत तो ये है कि अगर हमने एहतियात नहीं किया तो हमें भी या हमारे घर वालों को या हमारे ख़ानदान के लोगों को मौत से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए छोटी मुसीबत ये है कि हम घरों में बैठे घूमने फिरने से गुरेज करें। अगर हमने संजीदगी के साथ ये बात नहीं इख्तियार की तो आज फ़िरका परस्त जिस बात की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। वुहान से कोरोना वायरस निकला, हिंदुस्तान आया तो यहाँ के फ़िरका परस्तों ने उसको मुसलमान बना दिया। ऐसे हालात के अंदर अगर हम लोगों की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा होगा और लॉकडाउन की हमने अगर खिलाफ वर्जी की तो ये इल्ज़ाम फ़िरका परस्त हम पर लगाएंगे। और यूपी और दीगर इलाकों में जो आज भेदभाव कहो या फ़िरका परस्ती कहो या समाजी बाइकाट कहो, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को इससे दो चार होना पड़ेगा। इसलिए मैं मालेगांव के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते लॉकडाउन का जो है लॉकडाउन को माने, उसकी पासदारी करें और सोशल डिस्टेंस के साथ अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें। बात यह है कि मास्क पहनना वेंटिलेटर पहनने से बेहतर है। हाथ धोना एहतियाती तौर पर जान से हाथ धोने से बेहतर है। सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है। इसलिए हमें और अपने घरों में कैद रहना हॉस्पिटल में 15-20 दिन गुजारने से बेहतर है। इसलिए मालेगांव के लोगों को चाहिए कि कॉरपोरेशन की तमाम तर कोताहियों के बावजूद जान अपनी है, उसको बचाने की हमको फ़िक्र करनी चाहिए। हमें इसी बात का अंदेशा था का पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी कहो या एसआरपी के लोग कहो, इन लोगों ने शुरू में आकर के काफ़ी मेहनत की। तो पूरे शहर को ये शिकायत थी कि पुलिस मार रही है, पुलिस सख्ती कर रही है, इस तरह के मामला थे। अभी क्या हुआ कि तकरीबन 45-50 एसआरपी और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए। तो पुलिस भी डर गई है, पुलिस भी डर गई है, मजबूरी के तौर पर उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है। लेकिन हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बज़ाहिर ऐसे लग रहे हैं कि गोया उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है कि आपको अगर जीना है तो आप एहतियात करके जी लो
اور اگر مرنا ہے تو اپنی بے احتیاطی کے ساتھ چلتے رہو، موت سے دوچار ہوگے اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اس وقت تو لاک ڈاؤن شروع ہوا اور ہفتہ 10 دن کے بعد مالیگاؤں میں ریلیف کو لے کے ہاہاکار شروع ہوئی۔ اس وقت کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ 14 اپریل کے بعد پھر لاک ڈاؤن ہوگا، کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو تاریخیں دی گئی تھیں 23 مارچ سے شروعات جو بھی ہوئی تھی، لوگوں نے اسی وقت ریلیف وغیرہ تقسیم کر دی، اور اب مالیگاؤں شہر خود جو ہے بے روزگار ہے۔ 80% لوگ ویور ہیں جو ڈبل مزدوری پر کارخانہ چلاتے ہیں، ایک مزدوری مزدور کو دیتے ہیں، ایک مزدوری اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو بھی اوپر سے کچھ مل نہیں رہا ہے، نہ مزدوروں کو مل رہا ہے نہ کارخانے داروں کو مل رہا ہے، اور جو لوگ اپنا کیپٹل رکھ کے کاروبار کرتے ہیں ان کا سارا پیمنٹ رکا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ان سے کپڑا خریدا ہے انہوں نے اپنا پیمنٹ اسٹاپ کر دیا ہے۔ ایسے حالات کے اندر مالیگاؤں کے لوگوں کو، جن کو بھی اللہ نے حیثیت دی ہے، وہ اپنا پیسہ سنبھال کر کے رکھے، اپنے اپنے پاس پڑوس میں جو ضرورت مند لوگ ہوں ان لوگوں کو بھوکا نہ سونے دیں، ان کا خیال کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی، خیرخواہی، انسانیت نوازی کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے یہی اسپرٹ ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پر اگر حالات آئیں تو ہم صبر سے کام لیں، اور اگر کسی اور پر حالات آئے تو ہم ان کی مدد کریں۔ مالیگاؤں کے لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کے اس مہینے کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ آنے والے دنوں میں بھی اپنے محتاج، ضرورت مند، غریب بھائیوں کا خیال رکھیں۔ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ 152 پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور سبھی لوگوں نے ہاسپٹل بند کر دیے تھے، کئی سو لوگوں کو موت سے دوچار ہونا پڑا۔ ہیلتھ منسٹر نے اعلان کیا کہ جو ڈاکٹر اپنا ہاسپٹل چالو نہیں کرے گا ہم اس کی ڈگری اور اس کے دواخانے کا لائسن رد کر دیں گے۔ تو انہوں نے پیپر پر اعلان کر دیا کہ ہم نے ہاسپٹل شروع کر دیا ہے، لیکن آج بھی ندی کے اس پار جو غیر مسلم ڈاکٹرز ہے وہ مسلمان مریضوں کو نہیں دیکھ رہے، جبکہ عام دنوں کے اندر یہ سارے مریض ریگولر ان کے زیر علاج رہے۔ لیکن آج جب مصیبت کی گھڑی ہے، ڈاکٹرز حضرات نے انسانیت کا دامن چھوڑ کر کے ہاسپٹل بند کر کے اس طرح کا جو سلوک کیا ہے، مالیگاؤں کے مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں اس پر غور کر لینا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کمپلین تو اوپر تک دی ہے کہ اعلان تو ہو گیا ہاسپٹل جاری ہونے کا، لیکن ہاسپٹل جاری نہیں ہے، مختلف ہیلے بہانوں سے لوگ ہاسپٹل بند کر کے رکھے۔ آپ ابھی مطمئن ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کام سے؟ میں تو نہ پہلے مطمئن تھا نہ آج مطمئن۔ بات یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ صبح سے وہی بات کر رہے تھے کہ جیون کہو، منصورہ کہو، یا IHDP کی جو کالونی ہے وہ کہو، یہاں پر علاج و معالجہ جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہوتا۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جس کو کورونا وائرس کے علاوہ شوگر ہے، پریشر ہے یا اور دوسری کوئی بیماری ہے، وہ دوائیں اس کو ریگولر ملنی چاہیے۔ یہ وہاں لے جا کر ایڈمٹ کرنے کے بعد وہ ساری دوائیں بند ہو جاتی ہے، کورونا کی دوا بھی جو ہے ان کو ٹائم و ٹائم ملتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔